Hi everybody, I'm Kritika Sehgal and I welcome you all in another beautiful session of Chat with K. अभी तक हमने जितने भी सेशंस किए हैं उसमें हमने क्रिएटिव राइटिंग की बात की है, हमने पब्लिशिंग की बात की है, हमने फिल्म राइटिंग की बात की है, हमने लिरिक्स राइटिंग की बात की है. तो बहुत तरह तरह की जो बहुत सारी राइटिंग्स हैं हमने ऑलमोस्ट सब कवर किया है, सबके बारे में जाना है, अंडरस्टैंड किया है कि वो राइटिंग कैसे होती है. पर अभी तक जो हम टच नहीं कर पाए हैं दैट इज पोइट्री राइटिंग. तो अगर आप मुझे यकीन है कि आप में से ना ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको कि शायरी करना पसंद होगा, पोइट्री करना पसंद होगा और कुछ करते होंगे, कुछ नहीं कर पाते होंगे, राइट? तो वो जो एक हेजिटेशन है ना करने की, आज उसका इलाज जो है वो इस सेशन में होगा डेफिनेटली. क्योंकि टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू काव्या शर्मा. काव्या इज एन ऑथर एंड अ पोएट. शी हैज ऑथर्ड 4 बुक्स जिसमें से 2 पोइट्री बुक्स हैं. शी इज ऑल्सो द फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ ऑफ लिटरेरी मैगजीन वर्ड्स ऑफ साइलेंस. और बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस के लिए उन्होंने लिखा है. सो इट इज सच अ प्लेजर टू हैव काव्या विद मी हियर. तो मैं आप सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना पोइट्री राइटिंग में या शायरी वायरी लिखने में, तो आप मेरे साथ यहाँ पे बने रहें बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट पोइट्री राइटिंग एंड मेनी मोर स्टफ. सो लेट्स ऐड काव्या. Hello, hi. Hi, Kritika. How are you? I'm good. How are you? I'm great. I'm good. You look good. Thank you. So it is such a pleasure to have you here, and fortunately, I think I feel very lucky that I've gotten this opportunity to talk about writing in detail in all my sessions. बस एक ही टॉपिक जो था जो जिसके बारे में मैं बात नहीं कर पाई थी वो है पोइट्री. एंड मुझे ये पता है कि आपसे अच्छा फिलहाल हमें ये कोई नहीं समझा सकता कि पोइट्री क्या है, कैसे करते हैं, क्या टेक्निकलिटीज होते हैं, कैसे लिखते हैं. बिकॉज आपने एक तो प्रोफेशनली क्रिएटिव राइटिंग जो है पढ़ी है. You have studied creative writing and you also understand poetry deeply. You write poetry. Yeah. So I'm very excited to talk to you and I'm sure कि जो हमें देख रहे हैं वो भी बहुत excited होंगे आज. Yeah. So let's start. Sure. Okay. Kavya, first of all, this is a very basic question that I ask everyone. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी क्रिएटिव फील्ड में होते हैं ना तो वो एक इंटरेस्ट जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल होता है. आई मीन इट्स नॉट समथिंग दैट वी ग्रो अप थिंकिंग कि बड़े होके हमें राइटर बनना है या पोएट बनना है या हमें बहुत सारी किताबें लिखनी है या हमें फिल्म लिखनी है, हमें लिरिक्स लिखना है. ये एक अनकन्वेंशनल चॉइस होती है और हर इंसान की ना अपनी एक स्टोरी होती है कि उन्होंने ये कैसे परस्यू किया. Right. I want to know this from you as well कि राइटिंग कैसे, मतलब कैसे ये समझ में आया कि राइटर बनना है, पोइट्री में कैसे समझ में आया कि इंटरेस्ट है और कब पता चला कि अच्छा ये भी एक चीज है जो मैं बेहतर कर सकती हूँ. तो उसके बारे में मुझे जानना है. तो पोइट्री इज समथिंग जो मैं बचपन से लिखती आ रही हूँ एंड आई हैव सेड दैट इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस कि मैं बहुत ही यंग एज थी मेरी जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी. एंड एक्चुअली अब मैं मोस्टली इंग्लिश में लिखती हूँ बट जब मैंने स्टार्ट किया था द फर्स्ट पोएम आई एवर रोट वाज एक्चुअली इन हिंदी एंड आई शेयर्ड द स्टोरी अ मिलियन टाइम्स. बट मेरी मॉम शी फेल्ट रियली सिक, like she got really sick and as a child I didn't know how to get that out कि मैं कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करूं. I was feeling really sad because when you see your mother she's constantly working, cooking, taking care of the house. वो एकदम सुपर वुमन होती है राइट आपके लिए. Right. And when you suddenly see that she's on bed, she's really sick, she's not been getting up for a week or something because she has something and आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करो. तो मैंने उनके लिए अपनी पहली कविता लिखी थी एंड उन्होंने अभी तक वो संभाल के रखी हुई है. उसमें काफी हिंदी की स्पेलिंग एरर्स भी हैं बट मैं शायद 6-7 साल की होंगी जब मैंने अपनी फर्स्ट पोयम लिखी थी एंड देन मुझे इतना अच्छा लगा कि अरे वाह मैं लिख सकती हूँ एंड ऐसा भी कुछ है. तो फिर मैं अपनी इतनी सारी डायरीज मेंटेन करने लग गई. लाइक आई यूज्ड टू राइट सॉन्ग लिरिक्स, आई यूज्ड टू राइट पोएम्स, आई यूज्ड टू राइट स्टोरीज. मैं कोट्स और थॉट्स रखी थी. सो आई हैड लाइक डिफरेंट डायरीज एंड जर्नल्स फॉर ईच ऑफ दीज एंड बस ये पैशन विद एज इट जस्ट केप्ट ऑन ग्रोइंग.
ये आपने बताया कि यू वर वेरी स्मॉल व्हेन एक्चुअली यू स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री. तो एक Yeah. तो होता है कि हम कोई काम करते हैं एज अ हॉबी. लाइक आई ऑल्सो लर्न दिस वेरी अर्ली इन माई लाइफ दैट आई हैव दिस ह्यूज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स राइटिंग एंड पोइट्री. आई ऑल्सो Yeah. रोट फर्स्ट पोएम फॉर माई मॉम एंड शी गॉट इट पब्लिश्ड. आई गिव ऑल द Wow. क्रेडिट्स टू हर. शी गॉट इट Okay. पब्लिश्ड. तो बट कई बार क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं ना, तो वो जो हॉबी होती है, जो वो जुनून होता है कुछ करने का, चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे एक स्पोर्ट्स में जाना हो, तो धीरे धीरे करके ना वो फेड होता रहता है. हम भी उसे Yeah. सीरियसली लेना बंद कर देते हैं. और कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारा जो इंडियन माइंडसेट है, उसके हिसाब से पेरेंट्स भी ना इन चीजों को बहुत सीरियसली लेते नहीं है अर्ली ऑन. वो यही सोचते हैं कि Right. बच्चा है, कल को भूल जाएगा. तो व्हाट वाज दैट मोमेंट जब आपको ये लगा कि नहीं, ये सीरियस है ड्यूड, आई वांट टू डू दिस माय एंटायर लाइफ? Yeah. इसके बारे में बताइए. So of course when I started writing really young, तो ऐसा होने लग गया था कि I was writing almost every day. You know, that's how I also got better at it. मैं रोज ही लिखती थी, कुछ ना कुछ thought process every day I used to write. And then school में I started participating in poetry contests, inter-school poetry contests. I think मुझे real boost मिला 11th 12th standard में when I had an inter-school contest and I got a first prize. That's when I felt कि यार शायद मैं थोड़ा सा अच्छा लिखती हूँ कि इंटर स्कूल कॉन्टेस्ट में मैं फर्स्ट आई हूँ अमंग ऑल द स्कूल्स इन दिल्ली. ओके. एंड देन मैंने एक स्वामी विवेकानंद राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था एंड उसमें भी मैं फर्स्ट आई. तो मुझे बूस्ट मिला. ऑफ कोर्स you know, I come from a generation where your parents want you to take science, where they want you to do engineering and everything. And मेरे लिए वो initially एक struggle था. मेरे 12th standard में like I got 94% and I was very good in studies. तो मेरे parents को था कि आगे चल के, because I had commerce, that I do economic honors and I'm from Delhi, so I got into various Delhi university colleges. एंड एंड मोमेंट तक भी यू नो ओके, काव्या इज गोइंग टू डू इको क्योंकि करियर अच्छा बनेगा, फ्यूचर स्टेबल होगा एंड ऑल दैट. पर मेरे को अंदर से था कि नहीं, मेरे को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है. इवन दो मुझे आई हैड नो आइडिया कि इंग्लिश लिटरेचर में क्या पढ़ाते हैं, क्या होता है उस कोर्स में. एक्चुअली आई हैड नो आइडिया. आई जस्ट थॉट we'll get to read lot of books, we'll get to write a lot. That's what I thought English literature is all about. Last moment पे मम्मी थी साथ में and we were going for admissions and I said I want to do English. And parents, of course, initially they were very apprehensive, but मैंने English किया. They thought, okay, maybe after English, after she's done with her graduation, इसको MBA करा के we'll put her in a good company, okay? But then after English, within those 3 years of my undergraduate, I did 7 internships with various publishing houses, with media houses. I worked with NDTV Good Times. I worked with Pepperscript Publishing House. I worked with Half Baked Beans. I worked with Chicken Soup for the Teenage Soul. I worked with, like, I did 7, 8 internships. I participated in a lot of, again, editorial contests in my college. And I came up with the first poetry book that I ever wrote at the age of 19. Wow. तो इन 3 सालों में बिकॉज मेरे पेरेंट्स दे स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं यार, ये मेहनत कर रही है, शी इज पुटिंग इन सम एफर्ट एंड शी इज ट्राइंग सो हार्ड टू प्रूव हर सेल्फ. Then I went, I said, I want to study creative writing and I want to take this up professionally. So I think by then my parents were convinced. It took them time, but they were convinced after 3 years कि we don't know what career she can make in this field, but it looks like she's really passionate, तो कुछ तो कर ही लेगी. So then they started supporting me, and now I'm at a stage where my mom is like showing me off to people. Oh, my daughter is a writer, she's an author, I read all her books, I'm her biggest critic, and you know, the journey has been great. I can totally relate to this. So let me tell you, we have this thing in common. So when I realized that I want to be a writer, I had absolutely no idea कि writer बनने के लिए ना English lit पढ़ना पड़ता है. तो I had done my graduation in commerce. तो वो तो चलो टाइम निकल गया. Then I ended up taking journalism in masters. तो I have studied journalism, and then also my parents didn't take me seriously. तो जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि मुझे राइटर बनना है, तो अच्छा ठीक है, साथ में कोई डिग्री करो so that you can earn money and you know have a stable job. That's why I chose journalism. बाद में पता चला कि यार इसके लिए तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहिए था. Right. So, but I'm happy with what I did. उसके बाद फिर
जैसे कि आपने बताया आपने इंटर्नशिप्स किए हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस के साथ में आप जुड़े रहे हो, तो उसी तरीके से मेरी भी फर्स्ट इंटर्नशिप फिर सीएनएन के साथ, न्यूज़ 18 के साथ में हुई, तो देन दे स्टार्टेड टेकिंग मी सीरियसली. सो दिस इज क्वाइट कॉमन दैट आई हैव जस्ट रियलाइज्ड. या So my next question to you is, आप फाउंडर हो और एडिटर इन चीफ हो एक लिटरेरी मैगजीन के which is called वर्स ऑफ साइलेंस. तो ये आइडिया कहाँ से आया और what was it? Tell me the story behind this. So, when I went on to do my master's in creative writing, I did it from University of Nottingham, which is in England. And I think the most exciting part about that is कि Charles Dickens वहाँ के alumni थे. Charles Dickens पढ़े हैं University of Nottingham से. So I was very excited that one of the authors who I've read growing up, I'm going to the same college, studying in the same university that he studied in. And इंग्लैंड जाके मुझे कॉन्सेप्ट समझ आया अबाउट लिटरेरी मैगजीन्स, यू नो, एंड आई रियलाइज कि नॉट एवरी राइटर वांट्स टू राइट अ फुल फ्लेजेड बुक. सबको फुल बुक लिखने के लिए टाइम नहीं है, मे बी वो इतने पैशनेट नहीं है. मे बी एवरी फ्यू मंथ्स दे राइट दैट वन पोएम, दैट वन शॉर्ट स्टोरी, दैट वन कोट दैट दे वांट टू स्टिल गेट पब्लिश्ड, right? It's not necessary that you should be writing a 300-page book or a collection of 100 poems to get published. What if you have written a one wonderful piece of poetry and you still want to get it published? तो आप कहाँ जाओगे, right? That's when literary magazines came into view. So I subscribed. I got a paid subscription for a lot of literary magazines while I was in England, and I read the work in those magazines. So many different writers and poets and authors from all across the world got published in those journals and literary magazines. Then I started searching how many do we have in India. Oh. And very few. We had very few. The only few ones I knew was the Bombay Review, the Bangalore Review, and a few Vyaya. काफी अच्छे थे, but I thought this is still an untapped place. There are so many writers in India. इतने लोग लिखते हैं, लिखना चाहते हैं, publish होना चाहते हैं. उनके लिए कोई platform ऐसा नहीं है कि वो एक पोएम सबमिट करके खुश हो जाए कि हम पब्लिश हो गए, राइट? दैट्स it is then only that I had decided that when I go back to India, I am going to start my own literary magazine where I'll give a completely unbiased free platform to people to send in their work and to get published. And internationally, तो अगर आप poem submit कर रहे हो कहीं पे या story submit कर रहे हो, they ask you for a minimum fee. But with Words of Silence, it's completely free. You can submit your poem. If on merit you are good enough with your poem and story and whatever we are asking for, you will get published in the digital magazine. And I remember initially we used to get 15 submissions per one issue, 20 submissions per one issue. Now we are publishing 4 issues in 1 year, and हमारे per issue close to 250-300 submissions आते हैं, out of which we have to select just 15-20, which is very tough. Wow. अमेजिंग. तो शुरू में जब आपने ये मैगजीन स्टार्ट की, सो व्हाट वर द इनिशियल चैलेंजेस दैट यू फेस्ड? I think the biggest challenge was, I think I realized I cannot do it alone. I need more like-minded people to work with, and I need a team. I need a solid, strong team. And touch wood, I have 2 people who have been there. It's been 5 years I've been running Verse of Silence now. And I have a magazine designer. I have 2 editors with me who edit, one story editor, one poetry editor. I manage the final editing and the final check of the magazine, the rough final draft. I have a social media expert. So it's a small team, but I still have a team. So I realized I can't handle everything. I can't do social media also. I can't design the magazine also. I can't edit the magazine also. I need people with me. And when I had a great team who were equally passionate about this, so all of these people are so well placed. One of them is working in Amazon, one of them is working in Singapore. They're all well established. They're all working for this magazine as a passion project. And it's been 5 years they've been doing it. Another challenge was whether should we come up with a print magazine or should we go with a digital magazine. But print magazine was so expensive. Through digital magazine, we gained like over 10,000 readership subscribers. Okay. But through print magazines, the sales were really less because it's expensive to purchase a magazine, to get it printed, to deliver it, to ship it to places. So for the initial 1 year, the model was that we were coming out with print magazine. Then we shifted to digital, and with digital, we are able to reach out to more and more people. So, as the journey continues, we are also trying hit and run and
व्हाट क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है. देन वी स्टार्टेड डूइंग ऑफलाइन कॉन्टेस्ट. हमने दिल्ली में पोइट्री रीडिंग करी है, कनॉट प्लेस में, हमने बैंगलोर में करा है, हमने देहरादून में करा है इवेंट. एंड ऑनलाइन ऑफलाइन कॉन्टेस्ट इवेंट्स वो सब चलते रहते हैं. एंड आई थिंक नाउ वी हैव सेट अ मॉडल, बट वी वांट टू सी व्हाट मोर वी कैन डू. नाइस. अगर किसी को इस मैगजीन में अपना सबमिशन देना है, सो व्हाट इज द प्रोसेस? सो आप सिंपली एक तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वर्ड्स ऑफ साइलेंस के नाम से. यू कैन चेक दैट हैंडल एंड वी कीप इट अपडेटेड, सो यू विल गेट टू नो व्हेन आर द सबमिशंस ओपन एंड व्हेन नॉट. Also we have a official website which is www.wordsofsilence.com, so you can check that website and you'll be updated through that. ठीक है. तो अब जो भी हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो हमें अभी देख रही है, उनको पता है कि अगर आपको सबमिशन देना है तो आपको क्या करना है. तो मूविंग अहेड, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट पोइट्री. एज आई जस्ट सेड कि मैंने अभी तक एक भी बार पोइट्री के बारे में बात नहीं किया, एंड आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज बहुत सारे लोगों को ना ये मालूम नहीं है कि इसमें क्या स्कोप है बेसिकली. तो एक तो मुझे लगता है ये. दूसरा, नाउ दैट इंस्टाग्राम हैज come up and the social media is now, you know, so much into video stuff and all. तो अब poetry, I would say कि now this genre has been saved by God's grace. वरना बीच में एक ऐसा टाइम था जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि poetry is dead now. Yeah. So these are the two reasons why I actually I had this thing in my heart कि नहीं, whenever I will get a chance, I will definitely talk about poetry, the scope of it, and you know how beautiful it is, and what is it to write a poem. So my question to you, yeah, please. No. What I was saying is that if you ask me whether poetry sells, not as much as fiction does. I have written 2 fiction books and 2 poetry books, and sales में बहुत फर्क है. लोग पोइट्री के लिए पैसे नहीं देना चाहते, बट फ्री में कंज्यूम जरूर करना चाहते हैं. सो ऑल दीज पोएट्स हु आर ऑन इंस्टाग्राम, राइट, दे राइट सच ब्यूटिफुल पोइट्री. मोस्ट ऑफ देम दे हैव गुड फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम, बट लोग उनकी पोइट्री तब तक ही पढ़ रहे हैं जब तक फ्री है. राइट. ये अगर एक बुक निकाल दी इन्होंने, राइट, इफ दे कम आउट विद अ बुक and let's say it's a 300-page book, even if it's priced at let's say 250 rupees, people will not buy it because people are like, okay, poetry is so easily available on all social media platforms. While you can't write a full-fledged fiction book on your Facebook or on your Instagram handle, है ना, उसके लिए तो you have to get a book published. I can tell you the difference. जितनी मेरी poetry books बिकी और जितनी मेरी fiction books बिकी was huge. But at the same time, is poetry ever going out of fashion? No, I don't think so. I don't think poetry is ever going out of fashion. I don't think, as long as there are people who have like a rich soul, a rich artistic soul, I think poetry ना असली कला है. आप poetry कह लो, आप शायरी कह लो, आप संगीतकारी कह लो. Fiction में शायद आप उतना सोल नहीं डाल सकते जितना आप poetry में डाल सकते हो. Very true. Right. जितनी भी आप poetry लिख रहे हो, आप चाहे सब इमेजिनेशन पे बेस्ड है, बट उसमें जरूर यू विल पुट अ लिटिल बिट ऑफ योर सेल्फ इन योर पोएट्री ऑलवेज. ठीक है, तो दैट यू कांट टेक अवे फ्रॉम एन आर्टिस्ट. वेदर इट सेल्स, नो, बट इज इट गोइंग टू लाइक कंप्लीटली वैनिश? नो, आई डोंट थिंक सो. वो भी नहीं होगा. बट हाँ, मेरे को बहुत बुरा लगता है दैट वी हैव सच टैलेंटेड पोएट्स इन इंडिया, सो मेनी पीपल, बट दे डोंट मैनेज टू मोनेटाइज इट. उनकी कला की कोई वैल्यू नहीं है मॉनेटरी टर्म्स में. राइट. तो आप अगर कोई बोले कि क्या मैं पोएट बन के सर्वाइव करके, कैन आई अर्न सो मच दैट आई कैन सर्वाइव? नो यू कांट. नो यू कांट. सो इट्स अ टफ फील्ड टू बी इन. एंड I'd also like to share कि मुझे कभी नहीं लगा था कि आई रिमेम्बर शुगर कॉस्मेटिक्स एक बड़ा ब्रांड है, एंड एक है यूसीबी, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन. कुछ इवेंट्स में उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्टली डीएम किया था कि वी वांट यू टू राइट अ पोएट्री फॉर अस एंड वी विल पोस्ट इट ऑन आवर इंस्टाग्राम, एंड दे पेड मी फॉर इट. So there are ways to get paid for your poetry. You can take poetry workshops. You can recite your poem at events that pay you well. You can win poetry contests. So poetry contest के through poets बहुत earn करते हैं, जो हम Words of Silence के through भी run करते हैं. So these are the ways you can earn through poetry, but I wouldn't say it is enough to make you survive.
And I think this is the reason why it's really important to talk about poetry. जितना हम बात करेंगे उतना हम कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक बज क्रिएट करेंगे, एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे. Because why these things happen? These things happen because of lack of awareness, which I think. Correct. Absolutely. I know that a lot of people want to write poetry, but they are so scared to write it that they feel like, I feel like you can't be really technical with poetry. You shouldn't be. You should write what comes naturally to you. Yeah. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लिखना चाहते हैं पर लिखते नहीं है, डरते हैं. पता because of the judgments कि पता नहीं पसंद आएगा. And I always tell them कि do not think like that कि किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा. सबसे पहले तो हम अपने लिए लिख रहे हैं ना. Yeah, I know कि ये एक राइटर्स का इंस्टिंक्ट होता है कि what if जो भी हम लिखें वो लोगों को अच्छा नहीं लगे, वो लोगों को पसंद नहीं आए, एंड तो हम क्या करेंगे. But I always tell this to people because I take a lot of creative writing batches and novel writing batches and poetry writing batches. I always tell this to people that not everyone will fall in love with your work. Not everyone will like your work. Not everyone will relate to your work. You are not writing for everyone. Yes. You're writing for your own set of specific audience. People who are interested in the kind of art that you're writing. You need to target to that audience. आप सबके लिए लिख ही नहीं सकते हो. जो बंदा पोइट्री में इंटरेस्टेड नहीं है या जिसको पोइट्री की बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, वो डीप पोइट्री शायद ना समझ पाए, राइट. बट ऐसी भी ऑडियंस है जो समझती है, जो पढ़ना चाहती है. आप उनके लिए लिखो ना, राइट. तो आई ऑलवेज से दैट you need to get out of your head thinking that you will make everyone fall in love with your work. No, that is not possible. That cannot happen, right? There will be someone who will not like your work and you have to accept that. But ye hai that your confidence should reflect through your work. If you are not in love with your own writing, how can you expect others to fall in love with it? अगर आपका under confidence, आपकी insecurity, आपका डर आपकी लिखावट में दिख रहा है, तो दूसरे कैसे उसको appreciate करेंगे? Right? Right, absolutely. Rightly said. So, coming back to my question, जो बीच में रह गया. Yeah. So, my question is, मुझे लगा था कि ऐसे we will go step by step, but flow में इतना सारा discussion हो गया. तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं. We'll start from the scratch now and we will come to this again. ठीक है? So, my question to you is, what actually is it to write a poem? कैसे, अगर किसी को लिखना है तो उस टेक्निकल भाषा में अगर मैं बात करूं तो कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म करें, और पोएम लिखते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखें कि कैसे लिखना है बेसिकली. राइट. तो आई थिंक पोएम लिखते हुए आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है. सबसे पहले तो आप किसी चीज के बारे में इतने पैशनेट होना चाहिए कि आप उसके बारे में लिखना चाहो. इट कैन बी लव, it can be tragedy, it can be your own personal experiences, it can be any social issue, any political issue you want to write about. You need to know what do you want to write about, what do you want your readers to feel through your writings. So सबसे पहले तो दिमाग में एक टॉपिक होना चाहिए, आप किस चीज पे लिखना चाहते हो, राइट. दूसरा होना चाहिए कि फर्स्टली जस्ट राइट. एडिटिंग कैन हैपन लेटर ऑन. आप साथ साथ लिखते लिखते उसको रेक्टिफाई करोगे, आपका फ्लो ब्रेक हो जाएगा. यू शुड नेवर डू दैट. Just write the whole thing first, whatever is coming naturally to you, and then you can always go back and edit it. Thirdly, poetry works majorly on exaggeration of emotions. ठीक है? तो metaphors हो गए, simile हो गए, alliterations हो गए, ये कुछ poetic tools हैं जो आप अपनी poetry में use करते हो to let's say beautify your poetry. ठीक है? मैं कहूँ कि मेरा दिल समुंदर जितना गहरा है, ये एक metaphor है. Literally में दिल समुंदर जितना गहरा नहीं होता है, बट क्योंकि हम पोइट्री लिख रहे हैं हम ये इमेजिन कर सकते हैं, राइट. तो पोइट्री की खूबसूरती ही इन पोइटिक टूल से बढ़ती है कि आप उसमें एक सेंस ऑफ एग्जैजरेशन ला रहे हो, एक सेंस ऑफ हाइटेंड इमोशन ला रहे हो. दैट इज व्हाट इज नीडेड टू राइट अ पोइट्री. सो टॉपिक्स, poetic tools in terms of how you beautify your poetry through metaphors and similes and alliterations and stuff like that. Writing with the flow initially. Don't care about स्टैंजा फॉर्मेटिंग की मुझे इसको हाइकू में लिखना है, मुझे इसको सोनेट फॉर्म में लिखना है, मुझे इसको फ्री वर्स फॉर्म में लिखना है. आप किसी भी फॉर्म में लिखो पहले, उसको स्ट्रक्चर यू कैन डू लेटर ऑन. मैं पर्सनली टॉप जो हेडिंग होती है पोएम की, दैट इज द लास्ट थिंग दैट आई डू, लास्ट थिंग दैट आई राइट.
फर्स्ट आई राइट द होल थिंग, हेडिंग कम्स इन द लास्ट सेगमेंट. बट आपको पहले आ रही है तो आप पहले लिख लो. बट आई थिंक हर पोइट्री का एक इंटेंट होना चाहिए. What do you want your readers to feel through your poetry? Do you want them to cry? Do you want them to feel sad? Do you want to hit them where it hurts them? Do you want it to be so tragic that they feel like, oh my god? And or do you want them to feel like you're not alone in this tragedy? I'm here with you. Poet दिल की बात समझ जाए इस तरीके से. आपने भी कहा कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या आइडिया है और उसके बाद किस फॉर्म में हमें ये लिखनी है. So basically, I would really like if you could tell our audience कि basically poetry में कितने forms होते हैं. Right. तो poetry तो I think it's a vast field. I can't probably tell all the forms. There can be so many which even I wouldn't know. But majority एक होता है structure of poetry कि आप उसको लिख किस तरीके से रहे हो. मैं टाइप ऑफ कंटेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि वो ऑन पेपर या डिजिटली लग कैसा रहा है. एक होता है आप स्टैंजा फॉर्मेट में लिखो, एक शेक्सपियर का था सोनेट फॉर्मेट, आप उसमें लिखो. एक होता है हाइकू जो कि 3 लाइन पोएम होती है, एक जापानीज फॉर्म ऑफ पोइट्री है. एक होता है लिमरिक जो कि 5 लाइन पोइट्री होता है. एंड बेस्ट जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है वो है फ्री वर्स पोइट्री, विच इज इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी there are no structural limitations. आप फ्री वर्स पोइट्री कैसे भी लिख सकते हो, वो फ्री वर्स पोइट्री है. ठीक है. और एक होता है प्रोज पोइट्री जो एक्चुअली फिक्शन जैसा लगता है, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी टाइप होता है, बट आप उसको पोइट्री बोल सकते हो क्योंकि वो प्रोज पोइट्री होती है. ये हो गया स्ट्रक्चर टाइप्स. एक होते हैं कॉन्टेंट टाइप्स, जैसे कि एक हो गया कन्फेशनल पोइट्री, विच इज लाइक योर कन्फेसिंग about your own personal life, maybe love life, maybe social life, maybe parental life, any kind of life, जो कि सिल्विया प्लैथ करती थी, एमिली डिकिंसन करती थी. ये लिखते थे कन्फेशनल पोइट्री. एक होता है यू राइट ऑन नेचर, ट्रीज, स्काईज, बर्ड्स एंड एवरीथिंग. इसे कहते हैं नेचर पोइट्री. रोमांटिक्स एक सेगमेंट था, तो इसे कहते हैं रोमांटिक पोइट्री. वो लिटरली दिल वाले रोमांस नहीं, बट रोमांटिक इन टर्म्स ऑफ नेचर. तो ये वर्ड्सवर्थ लिखते थे, कीट लिखते थे, एंड कोलरिज लिखते थे. इस तरीके के पुराने जमाने के पोएट्स लिखते थे. तो सिमिलरली रोमांटिक्स हो गए. एक होती है फ्रेंच स्टाइल ऑफ पोइट्री होती है, कन्फेशनल स्टाइल ऑफ पोइट्री होती है. एक नॉनसेंस पोएम भी होती है जो मैंने ट्राई करी थी. देयर इज अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ पोइट्री कॉल्ड एज नॉनसेंसिकल पोएम, इन विच it does not have to make sense. Your poetry does not have to make sense and it's called a nonsense poem. And बहुत अच्छी एक पोएम है इसके ऊपर जो कि लुइस कैरल ने लिखी है, जो है जैबरवॉकी. तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो प्लीज पढ़ें. आप वो पोएम पढ़ेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी कि ये क्या लिखा है. ये इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं पता था ऐसा भी कोई फॉर्म होता है जिसको नॉनसेंस बोलते हैं. यस होता है. एक और क्वेश्चन मेरा है जो आई थिंक बहुत सारे जो हमारे ऑडियंस में जो शौकिया तौर पे लिखते हैं वो जानना चाहेंगे कि पोइट्री का राइम करना जरूरी है कि नहीं है. क्योंकि जनरली क्या होता है, पीपल ऑलवेज ट्राई टू कहीं ना कहीं से कनेक्ट करने का कि ये राइम कर जाए. तो I know. इसके बारे में भी बताओ. So when I was a child, मेरे ऊपर भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस था कि मेरे को राइम पोइट्री लिखनी है, क्योंकि पोइट्री ऐसे ही लिखी जाती है. एंड मैं इतना पुश करती थी खुद को टू राइम पोइट्री, एंड जब वो एंड रिजल्ट निकलता था मैं कभी खुश नहीं होती थी, बिकॉज मुझे लगता था मैंने राइम करने के चक्कर में कुछ भी लिख दिया. राइट. मैं जैसे बड़ी हुई, मैंने पोइट्री के बारे में पढ़ा, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज पढ़े पोएट्स के, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और फिर प्रोफेशनली कोर्स भी किया. एंड आई रियलाइज rhyme poetry is just a type of poetry. It is absolutely not necessary कि आपको हर पोएम में राइम करनी है. मैं पिछले 5 सालों से मैंने जितनी भी पोएम्स लिखी हैं, कोई भी राइमिंग पोएम नहीं है, बिकॉज I find it very tough. राइम ऑनेस्टली जो वर्क करती है वो चिल्ड्रंस पोइट्री में, जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, राइट. दिस इज अ राइम पोइट्री बिकॉज किड्स रिमेंबर इट. It gets ingrained in their head. But it's absolutely fine to not write a rhyme poem. Totally normal. Awesome. ट्रेडिशनली भी क्योंकि हमने ये देखा है कि जितनी भी पोएम्स लिखी हुई है अभी तक मैक्सिमम राइम करती थी. पहले आई थिंक देयर वर अ सर्टेन सेट ऑफ देयर वाज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग पोएट्री इन द ट्रेडिशनल एरा. नाउ इट हैज चेंज्ड ग्रेजुअली. बहुत स्ट्रिक्ट था जो पुराने जमाने में था. देयर वर अ लॉट ऑफ, आपको मीटर फॉलो करना होता था, आपको एक राइमिंग स्कीम फॉलो करनी होती थी, आपको एक रिदम फॉलो करना होता था, तब उसको पोइट्री मानते थे. बट हम एक पोस्ट मॉडर्न एरा में रहते हैं, एंड इस पोस्ट मॉडर्न एरा में देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस टू राइटिंग अ पोइट्री.
So yeah. ठीक है. I really want to know which is your preferred style to write poetry. Which do you like? I think I personally love writing free verse poetry, as I've said. In terms of structure, मुझे free verse poetry बहुत अच्छा लगता है. And I'm a hopeless romantic, so I think 99% of my poems are on love tragedy, on happy love stories, on sad love stories. And a particular style in which I write my poem is that most of my poems have a story in it. So actually story format वाली poem होती है. It's not a very logical poem. So there's a lot of love, there's a lot of storyline in it, and it is in free verse format. Very nice. I would definitely like to read that. Okay. अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट पोइट्री बुक्स, जिसमें आप बता रहे थे कि ये इतनी सेल होती नहीं है, तो लोग खरीदना नहीं चाहते, बेसिकली अपना पैसा पोइट्री बुक्स पे लगाना नहीं चाहते हैं. तो आई वुड रियली लाइक टू डिस्कस दिस थिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही जरूरी है कि इसके बारे में भी हम और थोड़ा जाने और अंडरस्टैंड करें. तो आपको क्यों लगता है कि क्यों किसी को पोइट्री बुक खरीदनी चाहिए? I think the biggest reason is कि जो स्टोरीज होती है ना, मेजॉरिटी ऑडियंस उससे कनेक्ट ज्यादा कर पाती है, क्योंकि वो एक कहानी है, राइट? लेकिन जो पोएम्स होती हैं, आप हर पोएम में कहानी नहीं बता सकते, राइट? तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी पोएम्स जो जनरल पब्लिक है उनको समझ ही नहीं आती कि क्या है, क्या इसका पर्पस है. एक तो ऑडियंस जो पोइट्री की है, जो पोइट्री पढ़ती है, वो पहले ही इतनी लिमिटेड है. उसमें से the audience which would actually like to pay for a poetry book वो और limited है, right? So उस limited audience में they have their preferred style. For example, someone might be interested in reading satirical poems or political poems or poems on social issues, but they might not be interested in love poems. So if I published a book which is full of love poems, a lot of people are already out of track, right? तो step by step audience कम होती जाती है. And जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि लोगों को लगता है कि पोइट्री बुक हम 1-2 दिन में खत्म कर देंगे, सो पैसा वसूल नहीं हुआ, राइट? इट्स नॉट वर्थ बाइंग अ पोइट्री बुक. बट फिक्शन बुक, you can take a week to read it, you can read 2-3 pages a day, keep it, you can continue it for a month, 2 months, depending what is the word limit of the book, right? So the whole mindset of पैसा वसूल and understanding what is written and the sense of relatability जो आपको fiction में मिल जाता है पर पोइट्री में नहीं मिलता. Right. So, when I also take batches, I get a lot of poets who are like, we don't understand a lot of poems. And I said, it's fine. Maybe you're not supposed to understand those poems. Not everything is supposed to be logically understood. Especially poetry is definitely not. Can be nonsense वाले type में आ सकती है वो. Absolutely. Exactly. So yeah, that's the reason. I feel that poetry books don't sell. So, do you think कि मतलब this can be changed somehow? Yeah, I mean, for example, me, if I have to buy a poetry book, what I should expect in the book? जैसे आपने बोला कि ज्यादातर लोग ना इस mindset से बुक नहीं खरीदते कि पैसा वसूल नहीं होगा, या शायद जितना मैं एक फिक्शन में पढ़ सकता हूँ या एक नॉन फिक्शन में पढ़ सकता हूँ, पोइट्री मुझे उतना डिलीवर नहीं करेगी. तो बट आई बिलीव समवेयर इफ अगर मुझे वो पोइट्री बुक खरीदनी है, सो आई नीड टू चेंज माई परस्पेक्टिव, माई माइंडसेट समवेयर. और वो कैसे चेंज होगा? जब मुझे ये समझ में आएगा कि वो किताब मुझे क्या डिलीवर कर रही है. right. तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा हमें गाइड करें. तो देखिए, डेफिनेटली वी हैव some amazing Indian poets who sell well, which is like there's Akhil Katyal, there is Meenakshi Kandaswamy, कमला दास की किताबें बहुत बिकती थी, अभी तक बिकती हैं. नजीम इजिकल हो गए, and there are so many Indian, रोशेल पोटकर हो गई. There are so many Indian poets who sell, but if you still ask in comparison, एक बेस्ट सेलिंग फिक्शन बुक शायद 10,000 कॉपीज बेचे, लेकिन एक बेस्ट सेलिंग पोइट्री बुक आप इमेजिन नहीं कर सकते 300-500 कॉपीज. That's it. 300 to 500. That's the mark. That's the difference. Even best-selling poets, even poets who are Indian poets who are internationally renowned, even they don't manage to sell like 10,000, 15,000 copies of their poems. It's very tough. Yes, we have to change our mindset. I think the biggest thing that we have to start doing is we have to stop sharing so much free poetry. If you genuinely know that you're very talented in your art
and you know that you deserve money out of it, you deserve some respect out of it, stop oversharing your content. I'm not saying don't share at all. You must share things which you want your readers to connect with, you want your loyal following to connect with, but don't overshare to an extent that there is nothing left for you to put in your book. So if someone is interested and they're like, okay, let's say there's some random person named X. X is posting one poem every week. Okay? So if he eventually, and he has like a lot of followings, and he says, okay, I'm coming up with a poetry book, people would be intrigued. They'll be like, okay, we hardly get to read one poem a week by this person and we love it, so we would want to buy the book. But if X is posting a poem every day on Instagram or every 2 days on Instagram, already overexposed, right? People are like, we know what kind of poetry this person writes, so we are well aware what would be in the book. We need to maintain some curiosity around the author, around the poet, around the artist. There has to be some curiosity around the person. That's when you sell. But all in all, I don't think we can change the mindset of the people. जो poetry में interested नहीं है, वो नहीं है, उसको push नहीं कर सकते हम. वो naturally ही आता है. Absolutely. But I still think कि such discussions can still make a little difference. तो चाहे हमें एक जना देखे, दो जने देखे, it doesn't matter. But even if we are interacting with two people, we will be able to convey this message to those two people. And you know, the surprising fact is that जब भी Verse of Silence के through, whenever we are asking for submissions for the magazine जो publish होगा, हमारे पास maximum poetry submissions आते हैं, story नहीं आते. That is because जो poets होते हैं, they know that there is no, probably it's very tough to come up with their own individual book. So this is the way to get published. And in fact, even if we do, let's say, a poetry writing contest or a story writing contest, हमारे पास poetry writing contest में double entries आती हैं story writing contest से. That's how people want to write poetry. But still, you want to write poetry, you don't want to buy it. I even, as I said, I take a lot of batches and I ask the people I teach that, how many poetry books do you own? 2, 3 max. That's it. How many fiction books do you own? 80, 70, 90? That's the difference. पूरा का पूरा गोल कि इतनी किताबें एक महीने में पढ़ूंगा, बट उसमें से पोइट्री कौन सी वो नहीं पता. तो मैं अपनी तरफ से ये एक सेंस ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ कि अगर आप पोइट्री लिखते हो तो आप पोइट्री की बुक्स खरीदो, उनको पढ़ो, तभी तो लोग आपकी, जब आप इवेंचुअली लिखोगे, आपकी बुक्स खरीदेंगे. That's what I do on my part. नहीं, but this is very unfortunate that there are a lot of people in our country who actually are very very much interested in writing poetry. Yeah. और ये मैं उन लोगों की बात भी कर रही हूँ जो अभी प्रोफेशनली नहीं लिख रहे हैं, जो घर पे लिखते हैं, right. बंद कमरे में लिखते हैं, जो बाहर नहीं आते हैं, but they do not want to buy the poetry. ऐसे बहुत से बच्चे हैं, स्पेशली स्कूल लाइफ में शुरू हो जाता है उनका, ठीक है. एंड आई थिंक जो स्कूल्स में करियर काउंसलिंग होती है ना, वो मोस्टली फोकस करती है, यू वांट टू गेट इनटू अकाउंटिंग, यू वांट टू बी अ लॉयर, यू वांट टू डू MBA, यू वांट टू डू इंजीनियरिंग, यू वांट टू डू मेडिसिन. Hardly there is anyone who comes and says, okay, how many of you wants to do literature? How many of you wants to become an author? How many of you wants to become a writer? And I'm sure there'll be so many people, school kids who would want to become like creative person. How many of you want to become a singer when you grow up? Or a sports personality? You know, any, किसी भी तरीके की कला. There are hardly any. I think this should really start on a very basic level, that in schools we are educating and we have periods for students where they can share their creativity and art. You know, sports periods are like हफ्ते में एक बारी दो बारी, right? But we have a regular math period, we have a regular, you know, economics period, we have a regular science period. So we need to give this equal importance. Yes, absolutely. I totally agree. Yeah. There is one more thing that I would like to know. जब हम एक पोएम लिखते हैं तो हम शुरू कर देते हैं, बट कई बार क्या होता है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ लेमैन अगेन, तो कई बार क्या होता है, समझ में नहीं आता है कि ये खत्म कहाँ हो रही है. तो वो कंप्लीशन जो है ना एक पोएम का, वो बहुत सारे लोग जो है समझ नहीं पाते हैं, स्पेशली जिन्होंने अभी अभी लिखना शुरू किया है. तो हाउ वुड आई नो दैट इफ आई स्टार्टेड राइटिंग अ पोएम that it is ending, and how should I end it basically if I'm writing a poem? You know, I personally feel कि जो ending होती है ना, वो एक poet की अपनी instinct होती है कि उसको कहाँ खत्म करनी है. Like some poets like to give
अ वेरी प्रॉपर कंक्लूजन बाय द एंड ऑफ द पोएम, तो वो उसको एक प्रॉपर एंडिंग देंगे अपनी पोएम में, राइट? कुछ होते हैं जो मिडवे, जैसे हम कहते हैं क्लिफ हैंगर, राइट? तो कुछ होते हैं जो क्लिफ हैंगर पे छोड़ना चाहते हैं कि यार मैं पोएम यहीं खत्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड मैं इसको रीडर्स की इमेजिनेशन पे छोड़ देता हूँ, मैं आगे नहीं लिखना चाहता इसके, राइट? सो देयर इज दैट some so you know there's an instinct that comes from within. I don't think there is a technical way of knowing how you want to end the poem, or how can you, where does the poem actually end. I think it just comes from within when you feel like, okay, I think I've given enough justice to this poem, and I think for me it's done. This is as much as I can write. But the tip that I can give you here is, let it sit for a while, that poetry, wherever you've written. Go back to it after a day or two and see if you can add more to it. If you can't, it's done. Right. If you can, maybe it was not finished. That's the only tip I can give you here. So first of all, we really need to listen to our intuition कि यहाँ पे ये जो है वो हमारी intuition हमें क्या बोल रही है कि is the message complete, यहाँ पे ये पूरा हो रहा है, और या फिर मैं चाहता हूँ कि, या मैं चाहती हूँ कि मुझे इसको ऐसे ही दिखाना है जहाँ पे इसका एंड ना हो, तो वो हमें डिसाइड करना है बेसिकली. बिल्कुल, वो अंदर से आपको एक आवाज आनी चाहिए कि यहाँ हो गया खत्म. ठीक है. Okay, I would really love to hear something of your piece, like आप हमें भी कुछ सुनाओ, आपकी पोइट्री जो है, we would love to hear. Okay, so मैं सैडली अभी देख रही थी पीछे मेरी बुक शेल्फ में कि मेरी अपनी पोइट्री बुक्स हैं. सैडली द लेटेस्ट वन इज ऑल सोल्ड आउट, so I don't have a copy of my own book, but I have an old one. Though I'm gonna read from my Instagram, it's one of the poems that did well, and a lot of people like personally also DM'd me कि बहुत अच्छी लिखी है. So that's the one that I'm going to read here. And I'm going to read from my laptop, so I'm going to look there. Okay. It's called Amma Isn't Alive to Spell Freedom Correctly. And I've chosen this poem क्योंकि जो मेरी last poetry book थी वो थी post-colonialism पे, which is how as people, as Indians, as a country, क्योंकि we were ruled by the British, we were colonized, we have a post-colonial split psyche, which means if we are artists, no artist thinks in only one language. आप इंग्लिश में सोचते हो और आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में सोचते हो, राइट? यू थिंक either in Bengali or in English, you think in Haryanvi or in English, you think in Hindi or in English. So we are all split language wise. तो इसी के बेसिस पे एक पोएम थी. Amma isn't alive to spell freedom correctly. I grew up in a home where Baba made poached eggs in the morning with 2 lightly toasted harvest breads and some overly boiled milk in china cups he got in his dowry, while Amma skirmishly got ready for school in navy blue. She looked more meaningful than the sky the headmaster had advised her to wear 2 ponytails neatly done. She'd rub ample amount of coconut oil on her ink-stained palms and get her untempered waves to settle somehow. Baba, meanwhile, would manage to steal a glance or two at his young bride. If you ask me, Baba could make any woman fall in love with him. Can you spell freedom, Rani? He'd tease her every time she failed an English exam. It's 1972. Amma still is 16, but that doesn't stop Bibi from asking her to wear Mangal Sutra before going to school. And I'm not sure why this narrative sounds unfamiliar. F R E E D O M. Freedom. You see, language wasn't a barrier for Amma. Being a woman was. I grew up in a home where the English had tea and spilled human blood. My grandfather died screaming, Angrezo Bharat Choro. Where the gardens were watered to be called heritage, where flowers bloomed under fresh climates, where Baba eradicated uneducation and it began with Amma, where language stuck to our tongues on deceit, where we spelled freedom without having tasted it. The next time you visit us, you'll see the flowers still blooming, the air though, it smells of war, but Amma isn't alive to spell freedom correctly. Thank you. Wow. And I really love the fact कि जो आपने अभी हमें सुनाया है ना, एक तो ये पोइट्री है एंड इसमें एक बहुत ही गहरी बात छिपी है, उसके ऊपर से देयर इज अ कंप्लीट स्टोरी इन दिस पोएम. या तो जैसे मैंने कहा कि मैं पोएम्स एक स्टोरी फॉर्मेट में ही लिखती हूँ, तो कुछ ना कुछ स्टोरी चाहे वो, एंड मैं अगर कहूँ मेरी हर पोएम में बहुत सी ऐसी कहानियां
कहानियां छुपी हैं जो मेरी अम्मा ने मुझे सुनाई है, मेरी ग्रैंड मदर ने, बिकॉज शी केम, शी इज नो मोर, बट शी केम फ्रॉम एन एरा विद before independence, Right. and she shared a lot of stories about that time with me, and that's all those memories, they keep flashing, and I have so many like mini stories in my head which I keep putting out in my poems. So yeah. Wow, beautiful. Thank you so much, Kavya. It was so lovely talking to you. Before we leave, I would really tell everyone around here that if you want to buy Kavya's books, they are available on Amazon and Flipkart. Yeah, Amazon and Flipkart. Amazon Yes. एंड फ्लिपकार्ट, तो आप ले, आप जरूर पढ़ें, क्योंकि मुझे, बिकॉज आई एम श्योर कि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एंड अगर आपको लगता है कि इस सेशन के बाद में आप पोइट्री भी खरीद सकते हैं, दैट वुड बी लवली. हमें लगेगा कि I would rather want कि आप मेरी फिक्शन बुक्स के बजाय आप मेरी पोइट्री बुक्स खरीदो. खरीदे. एग्जैक्टली. तो आप जरूर खरीदें, आप पढ़ें और आप हमें बताएं कि आपको कैसी लगी है. Yes. Thank you so much, Kritika. It was lovely being here, and I'm glad that people like you are taking such topics, because it is so important to talk about such topics. I know so many people want to write poetry, so thank you for having me. I'm honored, and it was lovely chatting with you. Same here, and we will do another session very soon with a new topic and with a new kind of awareness. And I love doing this session with you. I'm definitely coming to you for the next. For sure, I'm all set. Thank you. Bye bye. See you. Bye, guys. Thank you everybody for being so patient with me and Kavya, and I really hope you like this session. अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आप हमें अपना फीडबैक देना. तब तक के लिए मैं आपको बाय बाय, and I will see you in my next session. See ya.